रविशंकर प्रसाद बीजेपी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविशंकर जी, ये मैसेज बीजेपी के लिए लड्डू बांटने वाला है जो रात भर हेडक्वार्टर में बनते रहा, या ये सोच का विषय है कि अगर भविष्य में कहीं कोई विकल्प आ गया तो बीजेपी तो लड़खड़ा जाएगी? देखिए वाजपेयी जी, आप बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। देश की राजनीति में किसी को भी पार्टी बनाने का अधिकार है। जनता के ऊपर छोड़ दीजिए वो किसको ट्रस्ट करते हैं। जहां मैं दिल्ली में आम आदमी के परफॉर्मेंस का अभिनंदन करना चाहता हूं, उन्होंने अच्छा काम किया उनको, लेकिन इसके बावजूद अगर जनता बीजेपी को बहुमत की ओर पहुंचा रही है, अभी आपने 34 बताया, हमारे हिसाब से हम लोग 35 पर हैं और अंतिम रिजल्ट आएंगे तो हमें बहुमत मिल जाएगा, तो ये भी तो बीजेपी के लिए बहुत उल्लेखनीय सफलता का विषय है जिसको मार्क किया जाना चाहिए कि लोग अंतिम रूप में प्रामाणिकता से स्थायी मजबूत सरकार के लिए, वैकल्पिक सरकार के लिए बीजेपी को अपना उपकरण मानते हैं। इन चुनाव परिणाम का असर आप 2014 तक देख रहे हैं, या ये देख रहे हैं कि लगभग 40-42 रैली नरेंद्र मोदी ने की, उनका कोई योगदान? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देश भर में है और उन्होंने इस पूरे में किया और पूरे चुनाव अभियान को एक आवेग देने में, युवकों को प्रभावित करने में उनकी भूमिका दिख रही है। एक बात जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कई सर्वे में देखा, उसकी चर्चा आपके साथ भी कभी हुई है कि दिल्ली में जो लोग आपकी पार्टी को वोट देने के मूड में थे, वो सभी लोकसभा में नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट देना चाहते हैं। ये कई सर्वे में आई है बात। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो देश में बेचैनी है, जो परेशानी है, देश एक सार्थक विकल्प की ओर देख रहा है और वो विकल्प भाजपा है, नरेंद्र मोदी हैं। ऐसा मुझे लगता है इसका संकेत 90 दिनों के बाद आएगा जब यहाँ चुनाव होंगे। राशिद साहब, कितनी सहमति है आपकी जिस बात का जिक्र रविशंकर जी कर रहे हैं कि एक विकल्प और एक नेतृत्व नया, इस दिशा में लोग देख रहे हैं? देखिए, मुझे बड़ी हंसी भी आती है इस बात पे कि जिन लोगों ने वोट दिया है आम पार्टी को, उसको ये मान के चला जाए कि ये पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दे देंगे, ये नाकाबिले यकीन है। नरेंद्र मोदी जी का असर पूरे देश में है, लोकप्रिय हैं, कर्नाटका छोड़ के, हिमाचल छोड़ के और छत्तीसगढ़ छोड़ के बाकी जगह लोकप्रिय है। देखिए, विधानसभा हम हार गए चुनाव, हम मान रहे हैं दिल्ली के अंदर कि हमारी गलतियां रही हैं, लेकिन 2014 के चुनाव का मुकाबला मत कीजिए। बीजेपी हमेशा यही गलती करती है। 2004 में भी यही गलती की आपने। राजस्थान और मध्य प्रदेश आप जीते और आपने ये माना कि हम जीत जाएंगे आम चुनाव के अंदर, और आप हार गए। मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा होंगे। आज विधानसभाओं में महंगाई एक मुद्दा थी। भ्रष्टाचार को मैं मुद्दा इसलिए नहीं मानता कि मध्य प्रदेश में दोबारा चुनाव में बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन महंगाई यकीनन एक मुद्दा थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में वाजपेयी जी ऐसा नहीं होने वाला है। लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी अपने आप में एक बड़े मुद्दा होंगे। आज मैं कोई बात कहना नहीं चाहता, चूंकि आज कहना मुनासिब नहीं है। हमारी यकीनन कुछ कमियां रही, कुछ गलतियां रही, लेकिन विकास के अंदर हमारी कोई गलती नहीं रही है। दिल्ली के अंदर जो विकास हमने किया है वो आंखों से, नजरों से, निगाहों से नजर आता। इसके बावजूद हम आप हमारे व्यूअर को अपनी गलतियां बताइए। हमने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली के अंदर ऐसा हो सकता है। क्या राशिद साहब, मेरा सवाल यह है कि जी अभी बहुत जल्दी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, शाम तक का इंतजार कीजिए। अच्छा, रविशंकर जी, जिस बात का जिक्र लगातार राशिद साहब कर रहे हैं कि 2014 होते होते नरेंद्र मोदी खुद एक मुद्दा बन जाएंगे, हमको लगता है जनता इसको डिकोड करना चाहती है। ये हम उनसे पूछेंगे, लेकिन आपसे पूछना चाह रहे हैं रविशंकर जी, क्या वाकई नरेंद्र मोदी खुद एक मुद्दा बन जाएंगे? देखिए वाजपेयी जी, पहले राशिद साहब को एक कंसोलेशन का प्राइज चाहिए कि नहीं चाहिए? जो तर्क दे रहे हैं वो कंसोलेशन है। अब उनसे मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि राहुल गांधी कहां हैं। राहुल गांधी किसी हार की जवाबदारी कभी अपने ऊपर लेंगे कि नहीं लेंगे, अब ये उनका विषय है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है।
देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं कांग्रेस के लोगों से हमेशा एक बात कहता हूं। नरेंद्र मोदी जी को मुद्दा ये पिछले 12 साल से बना रहे हैं। गुजरात में हर बार बनाए पिटे और देश में भी पिटेंगे, जबकि ये एक बात समझ नहीं पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हर सर्वे में, हर चैनल में, देश में, हर तरफ इतनी क्यों है। इन कारणों में नहीं जाना चाहते हैं। तो आज मैं राशिद साहब को बड़े विनम्रता से बताना चाहूंगा, जिस तरह से इन्होंने सरकार चलाई है, सोनिया जी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी ने, वो सारे वो तर्क हैं जो लोगों को नरेंद्र मोदी की ओर आकर्षित करते हैं। उनकी अगुवाई, उनकी ईमानदारी, उनकी नेतृत्व क्षमता, समय पर कड़ा निर्णय लेने का मादा, और जिस तरह से गुजरात में उन्होंने सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी विकास किया है। ये तो मैं पहली बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी मुद्दा बनेंगे, इसके पीछे एक और कांग्रेस के अंदर भाव है, और आज मैं चाहता हूं, मैं आपके एजेंडा कार्यक्रम में भी उसमें चर्चा की थी। कांग्रेस का अधिकार है वो नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करे, लेकिन ये नफरत की जो भावना है ना, ये जितना नफरत करते हैं ये और इनके नेता, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उतनी ही बढ़ती जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा वाजपेयी जी कि इनके जो बड़े गुणी विद्वान मंत्रीगण हैं, जिनकी शालीनता और विनम्र भाषा देश में जगजाहिर है, इन कुछ नेताओं की, ये खूब नरेंद्र मोदी की आलोचना करें। जितना वो करते हैं बीजेपी का वोट उतना ही बढ़ता है। राशिद साहब, इसका मतलब तो ये है कि बीजेपी चाहती है कि वो मुद्दा बने। देखिए, मैं एक बात बताऊं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच रही कि नरेंद्र मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना देंगे तो देश के अंदर पोलराइजेशन हो जाएगा। मुसलमान एक तरफ खड़ा होगा, हिंदू एक तरफ खड़ा हो जाएगा, और चूंकि हिंदू की तादाद ज्यादा है इसलिए बीजेपी की सरकार बन जाएगी। मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहूंगा वाजपेयी जी, एक तो दिल्ली के चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि पोलराइजेशन जैसी कोई चीज होने वाली नहीं है। ना मुसलमान इकट्ठा होने वाला है, ना हिंदू इकट्ठा होने वाला है। जहां जहां मुसलमान थे, कांग्रेस बहुत जगहों पर नहीं जीती है। यह जो कंसेप्ट था कि नरेंद्र मोदी के आने से मुसलमान डर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, वो कंसेप्ट खत्म हो गया। मैं तो यह बात 1 साल से कह रहा था, कोई सुन नहीं रहा था। इस देश के अंदर सिर्फ 2 ही हिस्से हैं, एक वो लोग जो सेक्युलरिज्म की बात करते और एक वो तबका जो सेक्युलरिज्म की बात नहीं करता। आने वाला 2014 का चुनाव बीजेपी को यह समझ लेना चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। एंटी सेक्युलरिज्म को नरेंद्र मोदी जी मुद्दा बनाएंगे, वो इसके एक सिंबल बन चुके हैं, और सेक्युलरिज्म की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। 2014 की चुनाव कोई विधानसभा की चुनाव नहीं होगी, की चुनाव होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि विधानसभाओं के चुनाव का मुकाबला 2014 से मत कीजिए, और यह भी मैं मशवरा दूंगा अदब के साथ, नरेंद्र मोदी के बारे में इतना मत बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कद छोटा हो जाए और नरेंद्र मोदी का कद बड़ा हो जाए। आज भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बीजेपी का नाम बाद में लेता है, नरेंद्र मोदी का नाम पहले लेता है। उनकी कॉम्पिटेंस, मैं यहाँ उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, हम नफरत नहीं करते हैं, लेकिन ये तो कहना ही पड़ेगा। उन्होंने ही तो कहा था कि चाइना की जीडीपी का 20% एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। देश का जोग्राफिया उन्होंने ही तो समझाया था, उन्होंने ही तो कश्मीर में जाके कहा था कि टूरिज्म कम। अगर इन बातों की चर्चा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, ये सही आपने, हम एक चीज को तो बताना पड़ेगा। हम 1 मिनट उस पे हम नहीं, राशिद साहब हमें लग रहा है आज के मौके पर देश एक चीज समझना भी चाह रहा है। हम जरा उस सवाल को उठा रहे हैं। रविशंकर जी, एक हाँ आप ही से पूछ रहे हैं रविशंकर जी, क्योंकि एक मैसेज आ रहा है कि आप लोगों ने इस चुनाव परिणाम को रिले रेस की तरह देखा है कि आगे अब लोकसभा आ जाएगा, कांग्रेस ब्रेक कर रही है, विधानसभा को अलग रखिए, लोकसभा का मिजाज अलग होगा। दोनों 2 दृष्टि है। आप जी देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को मुद्दा कौन बना रहे हैं? हम बना रहे हैं क्या? ये 12 साल से बना रहे हैं और आज भी बनाना चाहते हैं। आगे लोकसभा का चुनाव होगा महंगाई पर, कुशासन पर, इनके भ्रष्टाचार पर, हिंदुस्तान के विकास के अनुपस्थिति पर, कि तमाम कमजोरियों के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने
8.5% ग्रोथ रेट छोड़ा, इसको ये ले आए हैं आज 4.8 पर। ये इन्होंने किया है, इस पर होगा। तो इनका कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, कम्युनिज्म की बात करते हैं, ये कम्युनल वायलेंस बिल की बात करने लगे हैं। ये जानबूझकर विषय को विषयांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैं पहली बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात मुझे कहना है वाजपेयी जी बहुत विनम्रता से कि ये मैं छोड़िए, बीजेपी रिले रेस कहती है, ये ब्रेक करना चाहते हैं। देश के मिजाज को समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से। वो बार बार कहते हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी क्या है, कुछ सोचती नहीं है। बीजेपी संगठन को सोचती है, नरेंद्र मोदी नेता के काम की सराहना करती है, अटल जी अडवाणी जी के आशीर्वाद पर प्रेरित होती है। हमारे कोई परिवारनिष्ठ पार्टी नहीं है जहां राहुल गांधी की कोई जवाबदारी नहीं होती। वो छोड़िए, ये उनका विषय है, मुझे नहीं कहना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी देश के मिजाज को नहीं समझ पा रही है। और आज जो राशिद साहब ने कहा कि हमने कम्युनलाइज करने की कोशिश की, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आज भी गुड गवर्नेंस का एप्रिसिएशन हो रहा है। और जब मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं तो जहां 48 और 40 था छत्तीसगढ़, वो फिर आके 44-45 हो गया। और मैं उस प्रदेश को जानता हूं, अंतिम दिन आएंगे तो चारों हम प्रदेश जीतेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है वाजपेयी जी, जो मैं आपके सामने आज कहना चाहता हूं। आज कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा है, उनके कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मैं राशिद साहब की तारीफ करूंगा, हिम्मत तो है आज तक पर बैठने की। रविशंकर तो हार में भी बैठते हैं, जीत में भी बैठते हैं। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से समझने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में उनका सफाया क्यों हो गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में देने के बावजूद इतनी बुरी हार क्यों हो गई? अशोक गहलोत के तमाम दावे के बावजूद उनकी सबसे शर्मनाक हार क्यों हुई? अगर पिछले चुनाव में वसुंधरा हारे थी तो वो 75+ सीट लेके आई थी। ये समझते नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी ईमानदारी से समझती नहीं है कि आज देश आगे बढ़ गया है, बदलाव की चाहत है, विकास चाहता है, गुड गवर्नेंस चाहता है। वो ये सवाल करता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कीमतें अगर 6 साल स्थिर थी तो आप क्यों नहीं रोक सकते? इन सवालों का उत्तर नहीं इनके पास। इसलिए कभी मोदी फोबिया, तो कभी धर्मनिरपेक्षता, तो कभी सेकुलरिज्म, ये सवाल ये करते रहते हैं।